हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं साबुद्दीन कड़ा आज आपके लिए लेकर आया हूँ AC 3 फेज मोटर के बारे में जानकारी और इसके साथ ही इससे रिलेटेड DMRC, JVNL, RRB और इसरो और भी सेंट्रल और स्टेट लेवल के जो एग्जाम हुए हैं, इस पोर्शन में कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कौन सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं प्रॉपर एक एक पार्ट वाइज, जैसे मैं इसके मोटर के भाग कराऊंगा या मोटर के पार्ट्स कराऊंगा, उससे रिलेटेड उसी के साथ में उसी पोर्शन में उसके क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, जो आपको याद आसानी से होगा और उसको रटना नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। हम AC मोटर में 3 फेज मोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोटर किसे कहते हैं। मोटर क्या होती है? एक प्रकार का वह यंत्र होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला यंत्र मोटर कहलाता है। अगर वह AC सप्लाई से चलता है तो AC मोटर, और अगर DC सप्लाई से चलता है तो वह DC मोटर कहलाता है। इसके अलावा मोटर में यहाँ बेसिक ध्यान रखने वाली एक चीज और है कि मोटर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक सिंक्रोनस मोटर और एक एसिंक्रोनस या नॉन सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर या एसिंक्रोनस या नॉन सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, मोटर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सिंक्रोनस मोटर या एसिंक्रोनस या नॉन सिंक्रोनस, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तुल्यकालिक मोटर। हिंदी में इसे बोलेंगे तुल्यकालिक मोटर से अतुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर 2 प्रकार की होती है, ऑटो सिंक्रोनस और प्लेन सिंक्रोनस। हमारी जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो मोटर इस श्रेणी में आती है, नॉन सिंक्रोनस या अतुल्यकालिक मोटर की श्रेणी में, जिसमें मुख्य रूप से 3 फेज और सिंगल फेज ये 2 बांट सकते हैं, या इसी में एक टाइप और होता है कम्यूटेटर टाइप या रोटर टाइप। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाते हुए इधर आते हैं, लेकिन ये आपको ये पता होना चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मोटर है हमारी, ये 3 फेज मोटर कौन सी मोटर है? नॉन सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे लिए और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसीलिए मैं एक बार आपको इसके बारे में बताया है। इसके अलावा जो मोटर है उसका हमें ये पता होना चाहिए कि इसके सिद्धांत पे काम करती है। AC 3 फेज मोटर किसके सिद्धांत पे काम करती है? फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट के इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के रूल पे ये काम करती है। फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेट का इंडक्शन का रूल क्या होता है कि जब किसी 3 फेज स्टेटर को सप्लाई दी जाती है तो उसमें एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसके कारण उसमें रखा हुआ रोटर भी रोटेट करने लग जाता है। किसके कारण? लेंज के नियम के अनुसार वो क्या करता है, उसमें मेन ईएमएफ जो रोटर वाले ईएमएफ का विरोध करता है, जिसके कारण क्या घूमने लग जाता है। देखो एक बार मैं डीपली समझाऊंगा इसे। सबसे पहले हमें ये क्या होता है, मोटर किसके काम सिद्धांत पे काम करती है? फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट का इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। और इसको समझने के लिए हमें, सिद्धांत को समझने के लिए हमसे सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमें आवश्यक समझने चाहिए। जो मोटर के मेन पार्ट है वो हमें समझने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोटर हमें बाहर स्ट्रक्चर रूप में किस तरह नजर आती है वो देख लेते हैं एक बार। जो बाहरी आवरण होता है मोटर का वो इस प्रकार हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये इसका यहाँ लगा होता है कूलिंग फैन,
ये मोटर का कहलाता है बॉडी, ये मोटर का कहलाता है टर्मिनल बॉक्स, और ये मोटर की क्या कहलाती है, शाफ्ट। ठीक है। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली वो बात है, ये शाफ्ट किसकी बनी होती है, ये शाफ्ट बनी होती है कार्बन स्पार्क की। प्लस बॉडी किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा। अगर बड़ी मोटर होगी तो कई बार वो कास्ट स्टील की भी बनी होती है, ये ध्यान थोड़ा रखना। जो बड़ी मोटर होती है वो कास्ट स्टील की, प्लस इसकी जो बॉडी होती है वो लेमिनेटेड कोर की बनी होती है, लेमिनेटेड कोर होती है, लेमिनेटेड कोर से मिलकर बनी होती है। क्यों, एडी करंट क्षति कम करने के लिए। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3 फेज मोटर होते हैं उनके टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है, 6। ये सभी को मालूम होना चाहिए कि 3 फेज मोटर के टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, 6। इसके अलावा इनके नाम क्या है, इनको किस किस नाम से जाना जाता है, यू वी डब्ल्यू के नाम से। सभी के एक एक, इसके 2 टर्मिनल होंगे, इसके 2 टर्मिनल होंगे क्योंकि ये जोड़े में होंगे। ठीक है, इसके 2 टर्मिनल होंगे तो U1 U2 हो जाएगा, V1 V2 हो जाएगा और W1 W2। ये भारतीय विद्युत नियम के अनुसार इसके नाम है। इसके अलावा इसको ADE के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय विद्युत के नियम के अनुसार इन्हें A1 A2 D1 D2 E1 E2 के भी नाम से जाते हैं। और हम जनरली रूप से इनका क्या नाम बोलते हैं, ABC, जो हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसको A1 A2 B1 B2 और C1 C2। इनके पार्ट्स और कौन सा होता है, वो होता है इसके अंदर का एक बेलनाकार संरचना में बना हुआ रोटर। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ। ये होता है एक बेलनाकार संरचना का बना हुआ रोटर। ये भी लेमिनेटेड कोर से मिलकर बना होता है। लेमिनेटेड कोर किसे कहते हैं, जो पतली पतली छोटी छोटी पत्तियों से मिलाकर इसके स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। क्यों, एडी करंट क्षति को कम करने के लिए। प्लस इसके जो खांचे बने होते हैं वो रोटर के ऊपर बनाए जाते हैं, तिरछे बनाए जाते हैं। क्यों, अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड बने प्लस जो इसका टॉर्क हो वो दोनों एक समान स्वभाव वाला हो तथा लॉक नहीं करे तथा गुंजन प्रभाव को कम करने के लिए, जिसे क्रोलिंग भी बोल सकते हैं, इसको कम करने के लिए इसके खांच जो अंदर के रोटर के बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े तिरछे होते हैं। ठीक है, ये बेलनाकार संरचना वाला ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इसका एक रोटर। ठीक है, ये इसकी रोटर, ये वाइंडिंग जो क्या होती है, रोटर बार से मिलकर बनी थी, रोटर बार या रोटर वाइंडिंग, ये हो गया। प्लस इसके अलावा इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट और हो गया, वो क्या है इसका स्टेटर जिसमें वाइंडिंग की जाती है। स्टेटर जिसमें इसकी वाइंडिंग 3 के गुणक में 120 डिग्री के एंगल पे, कितने डिग्री के एंगल पे, ये ध्यान रखने वाली बात है, 3 के गुणक में 120 डिग्री के एंगल पे 3 फेज मोटर के स्टेटर में वाइंडिंग की जाती है। ये क्या है इसका स्टेटर। स्टेटर किससे बना होता है, सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील के धातु से ये बना होता है। सिलिकॉन स्टील का यूज क्यों करते हैं, क्यों, इसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए स्टेटर को किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील से। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखने वाली योग्य बात है, स्टेटर भी हमारे कैसे लेमिनेटेड कोर से बनेगा, लेमिनेटेड कोर से, ताकि एडी करंट क्षति कम हो। प्लस ये खांचे होंगे जो कई बार अर्ध खुले होते हैं या पूरे बंद होते हैं, जिनमें हमें ये वाइंडिंग करनी होती है, और आप बाहर जिसके 120 डिग्री के एंगल में स्थापित करके टोटल टर्मिनलों को बाहर 3 के गुणक में बाहर टोटल 6 तार बाहर आ जाते हैं आपस में वेव टाइप में जोड़कर स्टेटर।
समझ में आ गया? एक बार और रिवाइज करते हैं। मोटर हम पढ़ रहे हैं 3 फेज मोटर, और 3 फेज मोटर का सिद्धांत क्या है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। इस इंडक्शन को सिद्धांत के लिए हम पहले थोड़े से परिचय के रूप में इसके पार्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट्स हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें पार्ट में सबसे पहला जो बाहर स्ट्रक्चर हमें नजर आता है मोटर का, उसमें इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट है इसके। जैसे तो इसके बहुत सारे हैं, बैक कवर, फ्रंट कवर, प्लस इसका अंदर यूज होने वाले जो शाफ्ट का ये यहाँ पे लगने वाला। एक चीज और ये ध्यान रखना, यहाँ पे बेरिंग लगते हैं, यहाँ लगेगा एक बेरिंग यहाँ लगेगा, और वो बेरिंग कौन सा होता है? ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट जो इन पार्ट में एक होगा वो क्या लगेगा? बॉल बेरिंग लगेगा। इसके अलावा इसके जो टर्मिनल बॉक्स होता है जो इनपुट सप्लाई देने का काम होता है, प्लस इसका शाफ्ट होता है, वो शाफ्ट किसका बना होता है? कार्बन इस्पात का बना होता है। कूलिंग फैन लगा होता है, बॉडी है, बॉडी किसकी बनेगी? कास्ट आयरन की बनेगी। और ये जो हमें केवल एक यहाँ ये भी ध्यान रखना, केवल 3 फेज मोटर में हम केवल स्टेटर को सप्लाई देते हैं, इसको यही तो तार बाहर आ रहे होंगे इसमें टर्मिनल बोर्ड में, केवल स्टेटर को सप्लाई देते हैं। रोटर अपने आप इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार घूमता है। ये क्या है? बेलनाकार संरचना का एक आकृति का बना हुआ जो भाग, वो क्या कहलाता है? रोटर। रोटेट करने वाला भाग रोटर कहलाता है। स्टेटर स्थिर रहने वाले भाग को स्टेटर कहते हैं। अब इसका जो ये किससे? कॉपर की बार से मिलकर बना होता है, और ये कॉपर बार छोटी मोटर में कई बार एल्यूमिनियम की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर मोटरों में ये किसकी बनी होती है? कॉपर की ये बार बनी होती है। और इन रोटर के साथ में ये बॉल बेरिंग होंगे। इसके अलावा और बहुत सारे बेरिंग कवर होता है, फ्रंट कवर होता है, एंड कवर होता है, जिनसे इम्पोर्टेंट नहीं है और जिनसे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अभी तक तो आए ही नहीं, सही बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाले। प्लस इसका स्टेटर होता है। स्टेटर क्या होता है? 120 डिग्री के एंगल पे इसके अंदर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और ये स्टेटर किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं? क्योंकि हिस्टेरेसिस क्षति कम हो, और इसके कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? एडी करंट क्षति कम हो उसके लिए, ठीक है। ये दो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं आगे। आगे हम करेंगे इसका सिद्धांत। अब सिद्धांत को समझ ले, यहीं पे सिद्धांत समझ लो, सिद्धांत को रटने की जरूरत नहीं है। फैराडे का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? सिद्धांत जिसपे ये काम करती है मोटर, वो क्या है? सिद्धांत ये है कि जब हम इसके टर्मिनल बॉक्स को सप्लाई देते हैं 3 फेज, तो इसमें एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोटर रखा होता है, जिस कारण इस रोटर में भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और वो ईएमएफ क्या करता है? मेन ईएमएफ का विरोध करता है, जिसके कारण एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है और वह रोटर घूमने लग जाता है। समझ में आई? एक बार और समझो। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का सिद्धांत क्या होता है? मैंने बताया था आपको, केवल हमें सप्लाई देते हैं, स्टेटर को देते हैं। तो ये तार जाहिर सी बात है जो टर्मिनल बॉक्स में नजर आ रहे होंगे वो किसके हैं? स्टेटर के हैं। तो हम सप्लाई अभी स्टेटर को देंगे, और स्टेटर को जब सप्लाई देंगे तो इस स्टेटर में सप्लाई देंगे जब 3 फेज, तो इस 3 फेज सप्लाई के कारण इसके स्टेटर में एक घूमने वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें रखे हुए अंदर कंडक्टर, या हम दूसरे तौर से बोल सकते हैं रोटर में भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, और वह ईएमएफ क्या करेगा? मेन ईएमएफ का लेंज के नियम के अनुसार क्या करेगा? विरोध करेगा। वो मेन जो विरोध करेगा वो किसके कारण करेगा? लेंज के नियम के अनुसार वो मेन ईएमएफ का विरोध करेगा, और जिसके कारण वे रोटर के अंदर एक टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा और वह रोटर घूमना प्रारंभ हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का सिद्धांत है। और इसके अलावा एक चीज ये हमें ध्यान रखनी है कि जो मोटर का शाफ्ट है उसी पर हमें आउटपुट मैकेनिकल प्राप्त होता है। कई बार क्वेश्चन आता है, पिछले कुछ एग्जामों में 1-2 बार आया कि मोटर के मैकेनिकल आउटपुट कहाँ से ली जाती है, तो वो कहाँ से मिलेगी हमें? शाफ्ट पे। जो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बदल रहा है, और वो मैकेनिकल एनर्जी हमें कहाँ से आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रही? शाफ्ट पे। ठीक है, समझ में आ गया?
तो ये होता है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिद्धांत। इसके अलावा इसमें एक सिद्धांत के साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो इसका स्टेटर होता है शुरुआती स्टार्टिंग समय ये घूमता है क्लॉकवाइज और ये घूमता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। रोटर कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और स्टेटर कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। लेकिन जब दोनों के चुंबकीय क्षेत्र एक ही स्थान में कार्यरत होता है तो ये रोटर भी स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आकर ये भी कैसे घूमने लग जाता है, क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है, शुरुआत में ये कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज दिशा में। अब इसके अलावा एक और ध्यान रखना आपको कि स्टेटर की जो गति होती है वो कैसी गति होती है, उसके अंदर जो गति होती है वो सिंक्रोनस गति पे होती है, और ये इसके अंदर गति कौन सी होती है, नॉन सिंक्रोनस गति होती है। स्टेटर कौन सी गति पे घूमता है, सिंक्रोनस गति पे घूमता है, और रोटर कौन सी गति पे घूमता है, नॉन सिंक्रोनस गति पे। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बैठा देता हूँ इसको और फिर से एक बार बताता हूँ आपको। ये इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटर होता है वो कौन सी गति में घूमता है, सिंक्रोनस गति में, सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगा। और रोटर होगा वो कौन सी गति पे घूमेगा, एसिंक्रोनस या नॉन सिंक्रोनस गति पे। ठीक है, स्टेटर घूमेगा सिंक्रोनस स्पीड पे, रोटर घूमेगा नॉन सिंक्रोनस स्पीड से। अब इसमें से जो क्वेश्चन, इसको हम सिंक्रोनस स्पीड को बोल सकते हैं ns और इससे बोल सकते हैं nr। अब जो क्वेश्चन आता है वो एक तो ये दोनों ध्यान रखना है, दूसरी चीज कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ns माइनस nr बराबर क्या होता है, स्लिप होता है, जिसे सरपण भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ns माइनस nr सिंक्रोनस गति में से नॉन सिंक्रोनस गति को घटाते हैं तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, स्लिप होगा। और स्लिप को अगर परसेंटेज में याद करना है या अंश में याद करना है तो क्या कैसे याद करेंगे, ns माइनस nr बटावा ns, ये तो अंश में होगी। और अगर परसेंटेज में याद करना हो तो इसको क्या कर दो, ns माइनस nr बटावा में ns गुणा 100 कर दो, तो स्लिप आ जाएगी हमारी प्रतिशत में। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पे हम करें कि जैसे सिंक्रोनस स्पीड हो 1500 और नॉन सिंक्रोनस स्पीड या रोटर की जो स्पीड है वो कितनी है 1440, तो नीचे कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया, गुणा 100 में भी कर दो आप, तो यहाँ कितना आ गया 60 बटाव में 1500 100 1560 4% आ गई अपनी क्या स्लिप। ये हमेशा ध्यान रखना, सिंक्रोनस जो स्टेटर की गति होगी वही हमेशा अधिक होगी और रोटर की गति होती है हमेशा क्या होती है, स्टेटर की तुलना में कम होता है। समझ में आ गया नहीं है कैसे किया हमने। हमारा जो एग्जांपल था कि एक एनएस दे रखी है हमें कितनी 1500 दे रखी और एनआर दे रखी है जैसे 1440, तो मोटर की जो स्लिप कितनी आ गई 4%। हमेशा जो स्लिप आएगी वो 4-5% से कम ही आएगी, इतनी नहीं आएगी कि मोटर की स्लिप 20% हो रही है या ऐसे नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि जो नॉर्मल मोटरों की स्लिप कितनी होती है, तो आपको उत्तर देना है 2 से 5% के बीच में। ठीक है, और अगर जो ये छोटी मोटर है या नॉर्मल साइज की मोटर है, लेकिन बड़ी मोटरों की स्लिप कितनी होती है 1.5 से 2%। ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटी मोटरों की स्लिप कितनी होती है
2 से 2.5, और बड़ी मोटर की स्लिप होती है 1.5 से 2%। ठीक है, स्लिप क्या है, सिंक्रोनस स्पीड और नॉन सिंक्रोनस स्पीड दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। इसका ये फॉर्मूला है और इससे इसको निकालना है। ठीक है, अब इसी रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और हाथ कर लेते हैं अपन, क्योंकि न्यूमेरिकल कर ही रहे हैं तो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं जो इससे पोर्शन से इंपॉर्टेंट है। एक आपके लिए है, सबके लिए क्वेश्चन कि NH है बराबर 1600 और NR बराबर है 1580, तो स्लिप कितनी होगी, वो भी परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज स्लिप कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है, एक आप सॉल्व करना। इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये निकालनी पड़ती है हमें, सिंक्रोनस स्पीड निकालनी पड़ी है, और सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र है A गुणा 120/P, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं A बराबर PN/120। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, वजन गुणा करके बार बार। तो हमारा जो अभी याद करने वाली चीज है, क्योंकि हमें ये पूछा जाता है अधिकतर, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमें NH निकालनी पड़ती है कई बार, तो NH कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी को 120 से गुणा कर दो बराबर P लिख दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 Hz होती है, और 120 और P जैसे मान लो 4 पोल है। ठीक है, तो ये 4 3 12 और 5 3 15, ये कितनी आ गई, इसकी NS आ गई। ठीक है, समझ में आ गया ना। NS बराबर क्या होता है, A गुणा 120/P। तो भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 Hz, और उसको 120 से मल्टीप्लाई किया, बटावा में 4 कर दिया, तो NS कितनी आ गई, 1500। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मोटर्स में भी काम आएगा, जनरेटर में भी काम आएगा, अल्टरनेटर में भी काम आएगा, सभी जगह ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवाया है, ये ध्यान रखना आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, इससे क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें NS नहीं देगा और फिर ये दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा या पोल दे देगा, फिर उससे निकालना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगी, दिक्कत आएगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेन आगे हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया इसका पार्ट, इससे आगे इंपॉर्टेंट हमारी चीज है, अब लेते हैं हम इसके क्या पार्ट, जो मोटर के मेन मुख्य पार्ट्स है। मोटर 3 फेज मोटर मेन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, भाग जो मोटर के टाइप है। अभी आपको सिंक्रोनस स्पीड और नॉन सिंक्रोनस स्पीड के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक चीज जो और इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आते हैं, एयर गैप। ये क्या होता है, एयर गैप क्या होगा, रोटर एंड स्टेटर के बीच का अंतर क्या कहलाता है, एयर गैप कहलाता है। रोटर और स्टेटर के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, एयर गैप कहलाएगा। अब इससे जो पूछे जाने वाली क्वेश्चन वो कौन सा है कि अगर एयर गैप का मान कम होगा तो क्या होगा, और एयर गैप का मान अधिक होगा तो क्या होगा। इससे जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो कि अगर एयर गैप का मान कम होगा तो क्या होगा, और अगर एयर गैप का मान अधिक होगा तो क्या होगा। तो एयर गैप का मान पहले हम समझते हैं कि कम होगा तो क्या होगा, एयर गैप का मान अगर कम होगा तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। एंड
मैग्नेटिज्म करंट का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म करंट का मान कम होगा और पावर फैक्टर का मान बढ़ जाएगा। और अगर इसका एयर गैप का मान अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा? इसके अंदर लोड कैपेसिटी जो होगी क्या हो गई? बढ़ जाएगी। लोड कैपेसिटी का मान क्या हो जाएगा? लोड कैपेसिटी बढ़ेगा प्लस आवाज कम करेगा, आवाज कम करेगा। इसके अलावा क्या करेगा? मेन मुख्य रूप से तो दो फायदे होंगे, तो लोड कैपेसिटी बढ़ेगी और एक आवाज कम करेगी। और इसके अलावा अनबैलेंस जो लोड होगा उसका पुल का कार्य, मतलब कि अनबैलेंस लोड होगा उनके बीच में पुल का काम भी ये करेगा। अगर हम क्या करेंगे? इसका एयर गैप के मान को अधिक रखेंगे। और इसके अलावा जो क्या होगा? ठंडक का मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो रोटर, ये मान लेते हैं कि रोटर है और ये स्टेटर की सतह है, इन दोनों के बीच का अगर एयर गैप का मान अगर बढ़ेगा तो क्या होगी? इधर से जो कूलिंग आ रही होगी एयर पीछे से या जिस तरफ से भी जो ठंडी डक्ट्स होंगे उनमें से हवा एयर आएगी, वो क्या होगी? इनके माध्यम से ज़्यादा गुजरेगी और वो क्या होगा? यहाँ ये जो रोटर होगा या स्टेटर होगा वो क्या होगा? ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो ये इनके मेन मुख्य फायदे। एयर गैप का मान कम होगा तो पावर फैक्टर बढ़ेगा, मैग्नेटिक करंट कम होगी, और अधिक होगा तो लोड कैपेसिटी बढ़ेगी, आवाज कम करेगा और ठंडक का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब हम जो लेंगे वो हमारा अगला हिस्सा लेंगे हम मोटर के टाइप। थ्री फेज मोटर के टाइप। ठीक है, अब इस टाइप को समझने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक चीजें समझ लेते हैं जिसके आधार पे ये टाइप है। ये रोटर मेन मुख्य रूप से तो किसके आधार पे है? रोटर के आधार पे। ये आपको पता होगा जो थ्री फेज मोटर के चार टाइप है वो चार मुख्य रूप से टाइप किसके आधार पे है? रोटर के आधार पे। क्यों? क्योंकि थ्री फेज मोटर की स्टेटर की संरचना में चेंज नहीं होता। स्टेटर चाहे स्लिप रिंग का होगा, चाहे स्पाइरल केज का होगा, या स्पाइरल डबल केज का होगा, या डी बार केज होगा, सभी का बराबर रहने वाला है, लेकिन उसके रोटर चेंज होने वाले हैं। और रोटर की भी क्या थोड़ी बहुत उसकी स्ट्रक्चर या उसके जो अंदर वाइंडिंग है उनमें चेंजेस होगा। तो हमें रोटर के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? एस गुना एफ आर होती है। ठीक है, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? एस गुना एफ होती है। एफ आर बराबर क्या होगी? रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एस गुना एफ होगी। एस क्या होता है? स्लिप और फ्रीक्वेंसी दोनों के गुणनफल के समानुपाती क्या होगी? रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब इसके अलावा एक ध्यान रखना है टॉर्क। रोटर का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? फ्लक्स इन तीनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, एक बार और देखो, मोटर के जो टाइप होते हैं वो किसके आधार पे होते हैं? रोटर के आधार पे। चाहे रोटर स्क्वायरल सिंगल केज हो, चाहे डबल केज हो, या डी बार केज हो, या स्लिप रिंग हो, जो भी मोटर है ये मोटर के टाइप है वो रोटर के आधार पे है। इसका स्टेटर हमेशा एक ही समान रहेगा, 120 डिग्री के एंगल में थ्री फेज वाइंडिंग स्थापित किया हुआ, लेकिन चेंजेस किसमें होगा? रोटर में। तो हमें रोटर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। और रोटर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि रोटर की जो कुछ
फ्रीक्वेंसी जैसे टर्म्स होते हैं, जैसे एक रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एच गुना एफ होती है। स्लिप को अगर फ्रीक्वेंसी से गुना कर दो तो क्या आ जाएगी, रोटर की गुणन गति या फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट रोटर में एक चीज और ध्यान रखने वाली है, रोटर का टॉर्क। वो क्या होता है, फ्लक्स आई आर गुणा कोस फाई। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स गुणा रोटर करंट गुणा कोस फाई, मतलब कि इसे क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर। इन तीनों के गुणनफल के समानुपाती क्या होता है, ये तो क्या हो गया चुंबकीय फ्लक्स जिसकी इकाई क्या है, वेबर। ये क्या हो गया, रोटर का करंट, और ये क्या हो गया, पावर फैक्टर। इन तीनों के गुणनफल क्या होगा, रोटर का टॉर्क होगा। और पावर फैक्टर क्या होता है, आर बटा जेड होता है। रेजिस्टेंस व रेजोनेंस के अनुपात को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। वास्तविक शक्ति या आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। रोटर के जो, इस मोटर के जो टाइप है, इसी फॉर्मूले और इन्हीं कंडीशन के आधार पर वो टाइप बने हैं। अगर हमें मोटर का क्या करेंगे, रेजिस्टेंस, रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा, और उससे क्या बढ़ेगा, हमारा रोटर का टॉर्क बढ़ेगा। और टॉर्क बढ़ेगा तो क्या होगा, मोटर की ज़्यादा कैपेसिटी का लोड ले सकेगी वो। और एक ये ध्यान रखना, टॉर्क किसे कहते हैं, टॉर्क क्या होता है, मोटर की शाफ्ट पर जो उत्पन्न घुमाव बल होता है उसे क्या बोलेंगे, टॉर्क। या हम ये दूसरी तरफ से ये बोल सकते हैं कि टॉर्क वह होता है जो शाफ्ट के द्वारा किसी पर आरोपित बल होता है, या किसी के ऊपर आरोपित किया जाता है शाफ्ट के द्वारा जो यांत्रिक बल, वो क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। ठीक है। अब लेते हैं मोटर के टाइप्स। तो मोटर के मेन मुख्य रूप से कितने टाइप होते हैं, मोटर के टाइप होंगे वो कितने होंगे, मेन मुख्य रूप से स्क्वायरल, सिंगल केज, स्क्वायरल डबल केज, स्क्वायरल डीप बार केज, और चौथा है स्लिप रिंग, या हम इसे बोल देते हैं वाउंड मोटर। ठीक है, ये मेन मुख्य रूप से मोटर के टाइप होते हैं, स्क्वायरल सिंगल केज, डबल केज, स्क्वायरल डीप बार केज और स्लिप रिंग। हम तो अभी हम शुरू करेंगे स्क्वायरल सिंगल केज मोटर। स्क्वायरल सिंगल केज मोटर में क्या होता है, इसकी स्टेटर की संरचना एज इट इज डबल केज, स्लिप रिंग या डी बार केज सबकी एक ही समान होगी। केवल जो मोटरों के मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, ये टाइप है वो किसके आधार पे है, रोटर के आधार पे, रोटर की संरचना के आधार पे। तो स्क्वायरल सिंगल केज मोटर की जो रोटर की संरचना होगी वो इस प्रकार होगी, जो इसका रोटर किससे मिलकर बनेगा, कॉपर की बार से। और ये कॉपर की जो बार होगी वो क्या होगी, जो हमारा थोड़ी तिरछी स्थापित होगी। दिखाई दे रहा आपको, मैं थोड़ी तिरछी बना रहा हूं इनको, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो क्या हो, हमारे
रोटर पे जो शाफ्ट पे जो उत्पन्न होने वाला टॉर्क है वो दोनों एक समान स्वभाव वाले बने तथा मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो, लॉकिंग स्वभाव वाले नहीं हो, जिसके कारण क्या किया जाता है, इनको थोड़ा तिरछा स्थापित किया जाता है। ठीक है, इनको तिरछा लगाया जाता है, जिस कारण क्या होगा, इनका मैग्नेटिक जो लॉकिंग वाला स्वभाव वाला नहीं होगा, रोलिंग वाला स्वभाव का नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की ये इसकी संरचना होगी और दोनों तरफ से दो रिंग जोड़ दी जाती है, ये एंड रिंग एक तरफ और इस तरफ भी एक एंड रिंग जोड़ देंगे इसके ऊपर, जिससे ये क्या होगी, एक शॉर्ट सर्किट कंडक्टर बन जाएगी। और ये किससे का पार्ट, कॉपर का होता है, कॉपर की ये बाहर डाली जाती है। ठीक है, कॉपर की बाहर से मिलकर एक बेलनाकार संरचना का जो आकृति का जो बनता है और जो रोटेट करता है वो इसका क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है। और स्क्वायरल के जो मोटर का रोटर होता है उसकी संरचना इस प्रकार की होती है तथा ये जब हम बाहर से जब देखेंगे तो ये हमें इस तरह दिखाई देगा, इस तरह का जो, अगर हम ये वाला व्यू नजर आ रहा है जैसा कि आपको, ये इस तरह की, इसमें एक ही रिंग होगी जिसके कारण ये स्क्वायरल सिंगल केज मोटर के रोटर मोटर कहलाती है। ठीक है, इनको लेमिनेटेड कोर से मिलकर बनाया जाता है और ये लेमिनेटेड कोर से क्यों मिलकर बनाया जाता है, क्यों, एडी करंट क्षति को कम करने के लिए। तथा इस मोटर का टॉर्क होता है जो क्या होता है, डबल केज की तुलना में कम होता है, डबल केज की तुलना में कम होगा, कंपैरिजन में डबल केज की तुलना में कम होगा। तथा इस मोटर का जो क्या होगा, यूज होता है वो कैसे, कहाँ किया जाता है, ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ पे पहले से लोड आरोपित न हो। जब पहले से लोड आरोपित न हो, वो जैसे ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन है, लेथ मशीन है। ठीक है, ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, ऐसी जगह जहां पे पहले से लोड आरोपित नहीं हो वहां पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन आता है, तो इसका क्या होता है, टॉर्क पूछा जाता है। इस मोटर का टॉर्क क्या होता है, स्क्वायरल डबल केज की तुलना में कम होता है। इसका यूज कैसे किया जाता है या कहाँ किया जाता है, ऐसी जगह जहाँ पे पहले से लोड आरोपित नहीं हो, जैसे ड्रिल मशीन, लेथ मशीन इत्यादि में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और अब लेते हैं हम हमारी कौन सी मोटर, स्क्वायरल डबल केज मोटर। स्क्वायरल डबल केज मोटर होगी, वो क्या होगी, उसकी संरचना भी रोटर बाहर से हमें इसी तरह का दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर जो होगा केज होंगे वो क्या होंगे, डबल होंगे। जैसे मैं अभी एक केज और बाहर है तो इसी के अंदर इस तरह एक केज होगा और इसके अंदर होगा। ठीक है, और ये अंदर वाला केज अभी हमने जैसे सिंगल केज में बनाया, सिंगल स्क्वायरल केज में, ये किसका था, कॉपर का, और ये इसका अंदर का केज होगा, जो बाहर अंदर का केज इसका भी कॉपर होगा और बाहर का कोई केज किसका होगा, पीतल का होगा। इसकी तुलना में जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस हो, इसे क्या बोलते हैं, ब्रास का होगा। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इस बाहर के केज का रेजिस्टेंस क्या होगा, मैं एक बार थोड़ा उधर से मिटा देता हूं। इसके बाहर के केज का जो क्या होगा रेजिस्टेंस, आउटर केज का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस अधिक होगा तथा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसकी तुलना में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका रेजिस्टेंस अधिक होगा तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा। कम होगा और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है,
इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक होगा और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा। तो अब इसमें इस वाइंडिंग को जो बाहर की जो आउटर केज होता है, जो ये आउटर केज है, इसको स्टार्टिंग केज के नाम से भी जाना जाता है और ये इनर केज है, इसको रनिंग केज के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना है ना, इसको किसके नाम से जाना जाता है? रनिंग केज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जो रोटर का जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है? टॉर्क बराबर रोटर का टॉर्क होता है फ्लक्स, रोटर करंट और कोस फाई के समानुपाती होता है। और ये कोस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर R/Z का। कि जैसे ही रोटर का रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो वो क्या होगा, उसका पावर फैक्टर का मान बढ़ेगा, और उसका पावर फैक्टर का मान बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, उसका टॉर्क बढ़ेगा। और टॉर्क क्या कहलाता है? शाफ्ट पर जो शाफ्ट के द्वारा जो आरोपित बल होता है, या शाफ्ट के पर जो हमें बाहर आउटपुट जो बल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? मोटर का टॉर्क कहलाता है। ठीक है, शाफ्ट के द्वारा जो उत्पन्न घुमाव बल है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? टॉर्क। ये टॉर्क क्या, अब जब मोटर को हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो उसके स्टेटर में जब 3 फेज सप्लाई जाएगी तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिस कारण इस रोटर में भी एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। और वो शुरुआती दिशा में क्या होगा, मोटर शुरुआती दिशा में इसका रेजिस्टेंस क्या है, इस केज का अधिक है, लेकिन इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है। तो शुरुआती दिशा में मोटर जो रोटर गति करेगा वो इस केज की करंट के कारण करेगा। शुरुआती दिशा में स्टार्टिंग के समय इस केज पे कार्य करेगा, और जब मोटर नियत गति प्राप्त कर लेगी तो फिर ये करंट किस पे चलेगी, मोटर फिर चलने लग जाएगा कि रोटर इनर केज पे। ठीक है, जब मोटर को स्टार्ट किया जाएगा तो जो रोटर चलेगा वो आउटर केज पे चलेगा, और जब मोटर अपनी नियत गति पे चलेगी तो वो किस पे चलेगा, इनर केज पे चलेगा। जिस कारण इस मोटर का टॉर्क क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, टॉर्क अधिक होता है। ठीक है, प्लस इस मोटर का यूज कहाँ किया जाता है, जहां पहले से हल्का लोड आरोपित हो, जहां पहले से हल्का लोड आरोपित हो, जैसे मतलब कि ये प्रिंटिंग प्रेस है या टेक्सटाइल मिलें हैं, प्रिंटिंग प्रेस, टेक्सटाइल मिल, इनमें इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस और टेक्सटाइल मिल। समझे आगे? डबल के जो रोटर मोटर होती है वो क्या होती है, उसके अंदर 2 केज होते हैं, एक इनर केज, एक आउटर केज। आउटर केज अधिक प्रतिरोध वाला होता है, इनर केज कम प्रतिरोध वाला होता है। तो ऐसी धातु यूज कौन सी है, कॉपर का रेजिस्टेंस इसकी तुलना में, अंदर वाले की तुलना में कम होगा, क्योंकि बाहर का क्या है, किसका है, पीतल का। तो इसका जब मोटर को शुरुआत में चलाएंगे तो वो किस पे चलेगी, इस पे, आउटर केज पे, जो इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग केज पे। और इस समय क्या होगा, मोटर का पावर फैक्टर अधिक होगा, और जिसके कारण क्या होगा, मोटर का टॉर्क भी अधिक होगा। ठीक है, और इसका यूज प्रिंटिंग प्रेस और टेक्सटाइल मिलों में किया जाता है। ठीक है, अब लेते हैं हम डीप बार केज मोटर। मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको, डीप बार केज मोटर क्या होगी। उसके अंदर एक परत और होगा, थोड़ा सा मेरे लिए सुविधा है तो मैं थोड़ा मिटा देता हूं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे समझ लेना। ठीक है, तो अब हमारा जो अगली मोटर है वो क्या है, स्क्वायरल डीप बार केज मोटर। उसमें क्या होगा, 3 केज होंगे, एक केज और होगा, 3 परत होगी। इस तरह से
इसका एक केस तो ये है, एक ये लोड होगा, इस तरह के, प्लस ये खांचे क्या होंगे 12:1। 12 क्या है गहराई और ये क्या है इसकी चौड़ाई। इस अनुपात में ये अंदर खांचे बने होंगे और ये इस प्रकार से ये लगे हुए होंगे। तो अब ये हमने क्या लगा दी, एक अंदर कॉपर का लगा दिया, एक पीतल का लगा दिया। अब हम क्या लगेंगे, इससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, लोहा, एक आयरन की केज और लगा देंगे। तो अब जब मोटर जब शुरुआत में जब चलेगी तो इसके अंदर तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक रिएक्टेंस होगा और इसमें इसकी तुलना में कम होगा, इसमें सबसे ज्यादा कम होगा। तो इससे क्या होगा, मोटर का जो क्या होगा अनबैलेंसिंग टॉर्क होगा, अनबैलेंसिंग टॉर्क, क्योंकि थोड़ी समय के लिए मोटर इस पे गति करेगी, थोड़ी इससे पे और थोड़ी इससे, इससे क्या होगा मोटर का हमारा उच्च टॉर्क प्राप्त होगा, उच्च टॉर्क प्राप्त होगा और इससे क्या होगा पावर फैक्टर भी मोटर का अच्छा रहेगा। पावर फैक्टर भी इसका मोटर का 0.8 के लगभग रहेगा, ठीक है। लेकिन ये मोटर क्या होती है, महंगी होती है, जिसके कारण इसका यूज हम कम करते हैं। लेकिन फिर भी इसका यूज हम क्या करेंगे, कंप्रेसर में। अगर हमें प्रॉपर क्वेश्चन आए तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, कंप्रेसर में, ठीक है। कंप्रेसर में इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारी इसका सिंगल के, डबल के और डीप बार के तीनों टाइप की मोटर होगी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं हम नेक्स्ट कौन सी मोटर, स्लिप रिंग मोटर। अब हमारी कौन सी मोटर है, एक मोटर बची है जिसका नाम क्या है, स्लिप रिंग मोटर। तो अब हमारी एक ही मोटर बची है, वो है स्लिप रिंग मोटर। देखो स्लिप रिंग मोटर क्या होती है, इसकी रोटर की संरचना क्या थोड़ी स्क्वायरल, सिंगल के, डबल के और डी बार की तुलना में थोड़ी अलग होगी। क्यों, क्योंकि इसके रोटर पर क्या की जाएगी, वाइंडिंग की जाएगी। जैसे स्टेटर पे वाइंडिंग करते हैं, एजीडी इसके रोटर पे भी वाइंडिंग करेंगे। कैसे, जैसे अभी इसकी संरचना देख लेते हैं। इसकी संरचना जो रोटर की होगी वो इस प्रकार की होगी। ये रोटर है, इस रोटर पे क्या होगी 120 डिग्री के एंगल पे 3 फेज वाइंडिंग कर रखी होगी और उस वाइंडिंग को क्या कर रखा होगा, इसके रोटर पे आगे स्लिप रिंग लगा रखी होगी ऐसे, ठीक है। इस तरह की स्लिप रिंग लगा रखी होगी और इन स्लिप रिंग से क्या जुड़ रखी होगी, इसके कनेक्शन जुड़ रखे होंगे। किस तरह इसके कनेक्शन स्लिप रिंग से जुड़े होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि 3 फेज मोटर जो स्लिप रिंग मोटर होती है, स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इस स्लिप रिंग से क्या कर देते हैं, आगे एक स्टार्टर बनाते हैं, रेजिस्टेंस टाइप का एक स्टार्टर लगा देते हैं। इस तरह का एक स्टार्टर लगाया हुआ होता है, और इनको क्या कर देते हैं, इससे जोड़ देते हैं। ठीक है। और यहां इसका मोटर का फील्ड समझ लो, इसी तरह का एक मोटर का जो फील्ड होता है वो भी इसी प्रकार स्टार में जुड़ा रहता है और इसको 3 फेज सप्लाई अलग से दे रखी होती है। ये मोटर का फील्ड है, इसको अलग से RYB दे रखा होगा स्टार में करके। और ये इसका रोटर है,
इसको अलग से एक स्टार्टर, रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर, ये कौन सा स्टार्टर होता है? रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर होता है। ठीक है, इसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। तो जब ये हैंडल घुमाते हैं तो ये क्या हो जाए, सारा रेजिस्टेंस के अंदर, जब मोटर को, हमारी मोटर को क्या करना है, शुरुआत में इसका रोटर का टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या होता है, एक रेजिस्टेंस टाइप का ये स्टार्टर लगा होता है। जब ये सारा रेजिस्टेंस शुरुआत में इसमें क्या हो जाता है, ऐड होता है, तो मोटर का टॉर्क बढ़ता है। ठीक है, इसका टॉर्क बढ़ेगा, और जैसे ही टॉर्क बढ़ेगा और जब धीरे धीरे ये नियत गति में चलना शुरू हो जाएगी, फिर हम क्या कर देंगे, इसको धीरे 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 कम कर देंगे, और एक समय बाद में इसको क्या कर देंगे, बिल्कुल ही अलग कर देंगे, और हमारी मोटर एज इट इज जैसे पहले चल रही थी, किससे, जैसे स्क्वायरल केज टाइप की मोटर चल रही थी, उसी तरह ये कार्य करने लग जाएगी। तो इस मोटर का जो टॉर्क होता है, क्या होता है, वो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, सबसे अधिक होता है, उच्चतम होता है। ठीक है, इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्चतम होता है, लेकिन जब लोड इस पर थोड़ा सा भी लोड डालोगे तो इस मोटर की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। गति क्या होती थी, लोड पड़ने पर धीमी हो जाए। ठीक है, लोड का मान जब बढ़ेगा तो गति धीमी हो जाएगी। प्लस इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ा, जैसे क्रेन है, होइस्ट है, लिफ्ट है। ठीक है, ऐसी जगह पे इसका यूज किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, एक बार और शुरू से समझ लो आप। स्लिप मोटर क्या होती है, इसके रोटर पे 120 डिग्री के एंगल पे जिस तरह स्टेटर में वाइंडिंग की जाती है एज इट इज, उसी की तरह इसमें वाइंडिंग करेंगे, और उस वाइंडिंग के कनेक्शन क्या करेंगे, बार 3 स्लिप रिंग लगाएंगे और उन स्लिप रिंग से जोड़ देंगे। ये स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, फॉस्फर ब्रोंज की, फॉस्फर ब्रोंज की बनी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना, ये स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, फास्फोर ब्रोंज की। 3 स्लिप रिंग लगा देते हैं और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर जोड़ते हैं। वो स्टार्टर क्या करता है, जब मोटर को स्टार्टिंग के समय चलाया जाता है तो ये सारा ऐड हो जाता है, जिससे मोटर का टॉर्क बढ़ जाता है और मोटर अच्छे टॉर्क पर कार्य करती है। और जब मोटर नियत गति पे चलती है तो फिर इसको घटा देते हैं और फिर मोटर अपने जैसे स्क्वायरल केज मोटर टाइप के रोटर है उसी तरह ये कार्य करने लग जाती है। परंतु इस मोटर की क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत अधिक है, प्लस स्टार्टिंग कॉस्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इस मोटर का यूज बहुत कम किया जाता है। तो अब हम करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, आरआरबी, रेलवे में मुख्य रूप से आज आपको कराऊंगा। इसके साथ में रेलवे में आए हुए क्वेश्चन, डीएमआरसी में आए हुए क्वेश्चन, प्लस जेवीएनएल में आए हुए क्वेश्चन और इसरो में आए हुए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट इस पर्टिकुलर जो हमने पढ़ा है मोटर का सिद्धांत, भाग और टाइम, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी मैं शुरू करने वाला हूँ क्वेश्चन।